नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद प्रणव में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, हमने इतिहास की रिवीजन कैप्सूल्स को चालू किया था। ये हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है। मैंने आपको पहले लेक्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कस किया था। ये हमारा सेकंड लेक्चर है और वैदिक सिविलाइजेशन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि वैदिक सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो 1500 बीसी से 600 बीसी तक माना जाता है। और ये जो कुछ टर्म हैं जो आप याद कर लीजिएगा, ये आपको आगे के चैप्टर्स को समझने में काफ़ी आपकी हेल्प करेंगे। जैसे आर्य हो गए, जो श्रेष्ठतम होते थे उन्हें आर्य कहा जाता था। और अनार्य किन्हें कहते थे? जो आर्यों से भिन्न होते थे। जी हाँ दोस्तों, जो आर्यों से भिन्न होते थे उन्हें अनार्य कहा जाता था। अनार्य कौन होते थे? दास, पढ़ी, दस्यु। दास कौन होते थे? सेवा देने का कार्य करने वाले को दास कहते थे। पढ़ी किसे कहते थे? पशुओं की चोरी करने वाले को। और दस्यु किसे कहते थे? उल्टे सीधे जो कार्य करते थे उन्हें दस्यु कहते थे। आगे बात कर लेते हैं भौगोलिक ज्ञान। भौगोलिक ज्ञान, सिंधु को ही सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता था। ये आप याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे कुछ नदियों के नाम लिखे हुए हैं जो आप याद कर लीजिए और नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में काफ़ी आसानी रहे। सिंधु को उस टाइम पे इंडस कहा जाता था, झेलम को वितस्ता, चिनाब को अश्किनी, रावी को परुषणी, और व्यास को विपाशा नदी, और सतलज को सतुद्री, और सरस्वती जो नदी थी वो नदी माता या पवित्र नदी के नाम से फेमस थी। आर्यंस लिविंग प्लेसेस थे, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में इनका उल्लेख मिलता है। काबुल, जो वर्तमान में काबुल या कुंभा से लेकर गंगा तक जो निवास स्थान था वो आर्यों का निवास स्थान था, ठीक है। गंडक को सदानीड़ा कहते थे और नर्मदा को खोतरा नदी के नाम से जानते थे, ठीक है। वैदिक काल हमारा दो पीरियड में डिवाइड है, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से 1000 बीसी तक, और उत्तर वैदिक का जो टाइम पीरियड है वो 1000 बीसी से 600 बीसी तक माना जाता है। तो बात कर लेते हैं ऋग्वैदिक काल की, जिसका टाइम पीरियड मैंने आपको 1500 बीसी से 1000 बीसी तक बताया है। ये कुछ पॉइंट हैं जिसे किसी भी समाज की अर्थव्यवस्था या किसी भी समाज की व्यवस्था को समझने में सहायक होते हैं। जैसे अर्थव्यवस्था हो गया, राजनीतिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, और धार्मिक जीवन कैसा था। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ की जो व्यवस्था थी वो कबीलाई व्यवस्था थी, ठीक है। तो कबीलाई व्यवस्था थी, ग्रामीण व्यवस्था थी। तो आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो ग्रामीण में होते हैं, ग्रामीण स्तर पर पशुपालन और कृषि ही सीमित रहता है। पशुपालन यहाँ पे किस किस पशु का होता था? घोड़ा हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, ऊँट हो गया। और कृषि, यहाँ पे कृषि होती थी गेहूँ, चावल, जौ। फसलों को यहाँ पे यव कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। फसलों को यव कहा जाता था। और यहाँ पे शिल्पकार, चर्मकार, मूर्तिकार, कुम्हार, रथकार और बुनकर आदि शिल्पों का भी उल्लेख मिलता है। आर्यों के पास कवच और घोड़े थे। घोड़े होने का यहाँ पे कोई उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि घोड़े होते थे। गाय, इस काल में गाय को बहुत ही अधिक महत्ता मिलती थी, ठीक है। जो राजा होता था उसे गोपति के नाम से जानते थे, और जो समय होता था उसे गोधूति, और जो दूरी होती थी उसे गवयुति के नाम से जानते थे। तांबे को अयस और सोना को निष्क के नाम से जानते थे। वेकनाट कौन होते थे? सूदखोर होते थे। सूदखोर कौन होते थे? जो अधिक ब्याज पर लेते थे, ठीक है, उन्हें सूदखोर कहा जाता था। अब बात कर लेते हैं यहाँ का समाज कैसा था। सामाजिक जो व्यवस्था थी वो पितृसत्तात्मक थी। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता में कैसी थी? मातृ सत्तात्मक थी। कैसी थी? मातृ सत्तात्मक व्यवस्था थी। यहाँ पे कैसी व्यवस्था थी? यहाँ पे पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी, यानी कि जो परिवार का बड़ा होता है उसे पिता ही होता है, ठीक है। समाज की सबसे छोटी इकाई को परिवार या कुल कहते थे। इस काल में महिलाओं की स्थिति को भी यथोचित स्थान प्राप्त था। इस काल में वर्ण व्यवस्था के साक्ष्य मिलते हैं, यानी आप कह सकते हैं इस काल में जो था वो वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, ठीक है। अगला यहाँ पे ऋग्वैदिक के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्ण निम्नवत हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आर्य कैसे थे? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। ऋग्वैदिक काल में प्रचलित प्रथाएं ये वाली प्रचलित नहीं थी। कौन कौन सी? दहेज प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा। प्रचलित कौन सी थी? विधवा विवाह। विदुषी महिला कौन कौन थी? ये आप याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। अपाला, घोषा, सिक्ता, लोपामुद्रा।
इस काल में दास प्रथा का प्रचलन था। जी हाँ दोस्तों, इस काल में जो था वो दास प्रथा का प्रचलन काफी चरम सीमा पर था। अमाजू किसे कहते थे? जो आजीवन कुंवारी अविवाहित कन्या होती थी उसे अमाजू कहते थे। और वहतु कन्या को दिए जाने वाले उपहार का जो द्योतक होता था, यानी कि जैसे आपने उपहार किसी को दे दिया और उसके साथ में कोई और अन्य उपहार दे दिया, जो अन्य उपहार होता है वो उसे द्योतक कहते हैं। भिषज किसे कहते थे? वैद्य। अश्विन देवता को भिषज कहा जाता था। आगे बात कर लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में दो प्रकार के विवाह प्रचलित थे। कौन कौन से? अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह कौन से? जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। पॉलिटिक्स यानी राजनीति कैसी थी यहाँ की? तो जैसा कि आप जानते हैं कि कबीलाई व्यवस्था थी। तो कबीलाई व्यवस्था होने के कारण जो यहाँ का कबीला का जो अध्यक्ष होता था उसे गोप या गोपति या राजा या गोप्ता जनस्य के नाम से जाना जाता था। इस काल में राज्य का मलाधिकारी कुल था। ठीक है, जो मलाधिकार था वो क्या था? कुल था। कुल में कौन होता था? मुखिया, कुलप या गोप कहते थे जिसे। पुरोहित यहाँ पे दो प्रकार के प्रचलित थे। एक हो गए हमारे वशिष्ठ और दूसरे हो गए विश्वामित्र। प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक इकाइयाँ कैसी थी? प्रशासनिक इकाइयाँ पहले हो गया कुल, फिर ग्राम, फिर वेश, फिर जन, फिर राष्ट्र। बात कर लेते हैं प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी थी। पहला हो गया सभा, समिति, विदव। सभा किसे कहते थे? श्रेष्ठ एवं संभात लोगों की जो संस्था होती थी उसे सभा कहते थे। समिति मध्यम वर्ग के लोगों की संस्था, और जो विदव होता था वो प्रजा के लोगों की संस्था थी। वहीं बात कर लेते हैं, जो समिति होती थी वो राजा का चुनाव करती थी और जो मध्यम वर्ग के द्वारा चुने गए अधिकारियों को चुनने का कार्य करती थी। ठीक है, वेतन भोगी सेनाओं का उल्लेख नहीं मिलता है। जी हाँ, यहाँ पे कोई वेतन भोगी सेनाओं का उल्लेख नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पे सिक्के थे नहीं। और जो वस्तु यहाँ पे व्यापार के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में थी यहाँ पे, यानी कि वस्तु के बदले आपको वस्तु मिलती थी। ठीक है, तो न्याय यहाँ पे और राजस्व यहाँ पे नहीं था। ठीक है, बलि किसे कहते थे? प्रजा द्वारा जो राजा को दिया जाने वाला विशेष उपहार हो गया। बाद में ये बलि आगे चलकर लोगों के द्वारा दिया जाता था राजा को उपहार, वो जरूरी कर दिया गया आगे आने वाले उसमें काल में। वो आपको आगे आने वाले वीडियोस में पता चलेगा। 10 राज्य युद्ध यहाँ पे प्रसिद्ध था। 10 राजाओं के साथ युद्ध करना। ठीक है, 5 आर्य और 5 अनार्य। 10 याज्ञ युद्ध क्या होता था? 5 आर्य होंगे और 5 अनार्य होंगे। राजा भरत सुदास के बीच कौन सी थी यह युद्ध? रावी नदी के किनारे हुआ था। राजा भरत और सुदास के बीच में। विजयी कौन होता है? सुदास होता है यहाँ पे। यहाँ का धर्म कैसा था? आर्य बहुत देववादी थे, यानी बहुदेववादी थे। ये होते हुए भी एक ईश्वरवाद में विश्वास रखते थे, यानी कि ये मानते थे कि एक ही ईश्वर है। ठीक है, अंतिम संस्कार यहाँ पे कौन कौन से थे? अंतिम संस्कार में एक दाह प्रचलित था, दाह संस्कार। गायत्री में सवित्री या भगवान सूर्य को समर्पित है। गायत्री मंत्र जो था वो भगवान सूर्य और सावित्री को समर्पित है। आरण्यनी, जंगल की देवी को आरण्यनी कहते थे। धौस, सबसे प्राचीन देवता कौन से थे? धौस थे। इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, मारुत, पुरुष। ये आप याद कर लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको लिख भी रखा है। ये आप याद कर लीजिए, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। समाज प्रार्थना पर विश्वास रखते थे, अतः मंदिर नहीं थे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रार्थना पर विश्वास रखते थे तो मंदिर नहीं थे यहाँ पे। ठीक है, तो मूर्ति के भी यहाँ पे साक्ष्य नहीं मिलते हैं, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वहीं बात कर लेते हैं उत्तर वैदिक काल की, जिसका टाइम पीरियड 1000 से 600 BC तक था। जैसे आयाम हमने पहले ऋग्वैदिक काल में बना के चले थे समझने के लिए, वही सेम आयाम इसमें भी रहेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ का इकोनॉमी कैसा था। कृषि प्रमुख पेशा था यहाँ का। लोहा कृष्ण अयस जिसे नाम से जानते थे। उत्तर भारत में अंतरजिखेड़ा ये एक स्थान है, और कर्नाटक में हल्लूर लोहे के साक्ष्य मिलने लगते हैं यहाँ से। ठीक है, इस काल के लोग बर्तनों के विभिन्न मृद भांडों से प्रचलित थे। काले व लाल रंग से मिश्रित मृद भांड, काले रंग के मृद भांड और लाल रंग के मृद भांड। माप की इकाइयाँ कौन कौन सी थी? निष्क, पाद, शतमान, कृष्ण और रत्तिका, गुंजा। परंतु सामान्य लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा संपन्न होता था। निष्क कैसे कहते थे? स्वर्ण आभूषण या सोने का टुकड़ा को निष्क कहते थे। सिक्के का अभी प्रचलन नहीं हुआ था, सिक्के का प्रचलन नहीं हुआ था, इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली यहाँ पे प्रचलित थी। आगे बात कर लेते हैं समाज कैसा था। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार वर्णाश्रम व्यवस्था था। पुरुष सूक्त के अनुसार ब्रह्मचर्याश्रम, वानप्रस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम और संन्यासाश्रम प्रचलित थे। क्षेपक किसे कहते हैं? बाद में जोड़ा गया होगा। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ जो था वो
निम्न प्रकार के आयामों में प्रचलित था, जैसे कि धर्म हो गया, अर्थ हो गया, काम, मोक्ष हो गया, वानप्रस्थ आश्रम और गृहस्थ आश्रम, और संन्यास को मोक्ष। और वहीं बात कर लेते हैं महिलाओं की स्थिति कैसी थी। तो इस काल में महिलाओं की स्थिति जो थी वो खराब हो चुकी थी। बात कर लेते हैं इस जो काल की इसकी जो राजनीतिक व्यवस्था थी, इस काल में शासन व्यवस्था कैसी हो गई थी, राजतंत्रात्मक व्यवस्था हो गई थी, वह सशक्त व वंशानुगत हो गई थी। वैसा वाला हाल है कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। उत्तर वैदिक काल, राजा ही सर्वोच्च अधिकारी होता था उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। राजनीतिक समितियां कौन कौन सी थी, सभा और समिति, ये सारी राजनीतिक संस्थाएं बंद हो गई थीं। और यहाँ का धर्म कैसा था, उत्तर वैदिक कालीन देवता कौन कौन से थे, रुद्र हो गए, ब्रह्मा हो गए, विष्णु हो गए। रुद्र को विनाशक की उपाधि दी गई थी और ब्रह्मा को निर्माणकारी एवं विष्णु को पालनकर्ता की उपाधि दी गई थी। वेद कौन कौन से थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। पुरोहित कौन से थे, ऋग्वेद के पुरोहित होत्र, सामवेद के उद्गाता, यजुर्वेद के अध्वर्यु और अथर्ववेद के ब्रह्मा। यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद को त्रय नाम से जानते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फर्दर मिलती रहे। तो मिलते हैं आपको इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।